सभी लोग थे ना कल क्लास में? पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? लक्षद्वीप का? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन से द्वीप पे है? 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को विभाजित करता है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन से द्वीप पर स्थित है? बैरन द्वीप पर। प्रसुप्त ज्वालामुखी? भारत यदि उपग्रह भेजना चाहे तो कौन से द्वीप का उपयोग करते हैं? श्रीहरिकोटा। और मिसाइल वगैरह छोड़ने के लिए? व्हीलर है ना, एपीजे अब्दुल कलाम है ना। हाँ, उड़ीसा। हुगली नदी के मुहाने पर कौन सा द्वीप है? गंगा सागर। खंबात की खाड़ी में? आलिया बेट। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप? एंड्रोथ। पक्षी अभ्यारण्य? पित्ती। मिनिकॉय और कैननूर क्या था? कैनोनिन के मध्य जो चैनल है 11 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को विभाजित करता है? लक्काद्वीप और अमनद्वीप को। ठीक। है, बताऊंगा मैं, अक्षांश रेखाओं आऊँगा तो। ये भूभाग के अंदर जो येलो रंग का दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप है ना। भारत का मुख्य भूभाग है ये। प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? जो मुख्यतः सागर से 3 ओर से घिरा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो भारत लगभग 3 तरह से घिरा हुआ है ना, इसलिए भारत क्या है? एक प्रायद्वीपीय देश है ना। तो ये मुख्य भूभाग है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय पठार। क्या बोलते हैं? भारत का प्रायद्वीपीय पठार। वास्तव में होता क्या है? देखो, ये समुद्र तल है, ये समुद्र है। यहाँ से 300 से 600 300 मीटर से 600 मीटर की अगर ऊंचाई ले ले तो उसको हम लोग मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? मैदान। इसकी ऊंचाई 600 से अधिक हो जाए 1000 तक, ठीक है, तो इसको हम लोग पठार कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पठार। समुद्र तल से यदि इसकी ऊंचाई 1000 से और बढ़ जाए तब हम लोग इसको पहाड़ कहते हैं, है ना, जिसमें ढलान कम हो। और जब ये ढलान तीखी हो जाए और ऊंचाई और बढ़ जाए, है ना, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं?
ठीक है। समुद्र तल से 300 से 600 मीटर यदि ऊंचाई लेता है मैदान कहलाता है, 1000 के पास चले जाता है पठार कहलाता है, 1000 से ऊपर गया है ना तो पहाड़ कहलाएगा, जिसमें ढलान तीखी ना हो। यदि ढलान तेज हो जाए है ना और ऊपर बढ़ जाए तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो पर्वत कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये बना लो। प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत भारत के पर्वत देखेंगे। देखो, भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला यदि पूछी जाए है ना तो क्या है, हिमालय। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत में स्थित, भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भारत में स्थित है ना, तो आंसर होगा पश्चिमी पर्वत। क्या होगा आंसर? पश्चिमी पर्वत। क्यों? हिमालय देखो भारत में है, भारत के बाद नेपाल में प्रवेश कर जाता है, चीन, भूटान है ना, बाहर निकल जाता है भारत से। पूरी तरह से भारत में है क्या हिमालय? नहीं। क्वेश्चन क्या था? भारत में स्थित है ना, भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, तब आंसर क्या होगा? पश्चिमी पर्वत। ठीक है, तो ये है भारत के पश्चिमी पर्वत जो पश्चिम में दिख रहा है। अब देखो, भारत की केवल 2 नदियाँ ऐसी हैं जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। किधर से बह के आने वाला? पूर्व से बह के आने वाला। अनेकों छोटी नदियाँ तो है इधर बड़ी नदियों में है ना, सिर्फ 2 नदी हैं। कौन कौन सा है? एक है नर्मदा और दूसरा है ताप्ती नदी। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदी। तो ध्यान देना यहाँ से, ताप्ती नदी के मुहाने से प्रारंभ होकर है ना, पश्चिमी पर्वत जो है ताप्ती नदी के मुहाने से प्रारंभ होकर भारत के सुदूर दक्षिण, देखो यहाँ से प्रारंभ हुआ, भारत के सुदूर दक्षिण कहाँ तक? कैप कैमोरीन तक जाता है। कैप कैमोरीन को ही कन्याकुमारी कहते हैं। कहाँ तक जाता है? कैप कैमोरीन तक। कहाँ से प्रारंभ हुआ?
ताप्ती नदी के मुहाने से प्रारंभ होकर भारत के सुदूर दक्षिण में कहाँ तक, कैप कैमोरीन या कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है। ताप्ती नदी के मुहाने से लेके कन्याकुमारी तक इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 1600 किलोमीटर है। ठीक है, पश्चिमी पर्वत के उत्तर में बोलने से यहाँ है ना, दिशा का ज्ञान है कि नहीं, दिशा देख लेते हैं पहले। देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, उत्तर पूर्व। इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व। इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम। और इसको क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो पश्चिमी पर्वत के उत्तर में, उत्तर की जो सबसे ऊंची चोटी है कहाँ, महाराष्ट्र में, है ना। इसको बोलते हैं कालसुबाई। किस नाम से जानते हैं, कालसुबाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, कालसुबाई महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। कालसुबाई महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। महाराष्ट्र में अगली चोटी है त्र्यंबकेश्वर। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में ही अगली चोटी है। ये सब पश्चिमी पर्वत की चोटी है ना, उत्तर की। महाबलेश्वर, ठीक है। तो महाराष्ट्र में 3 चोटियां हैं, कौन कौन सी हो गई, कालसुबाई, त्र्यंबकेश्वर और महाबलेश्वर। ठीक है, कर्नाटक की ऊंची चोटी, कुद्रेमुख। कर्नाटक की ऊंची चोटी क्या है, कुद्रेमुख। और कर्नाटक में एक चोटी और है, ब्रह्मगिरी। अगला कौन सा है, ब्रह्मगिरी। ठीक है, तो महाराष्ट्र में 3 चोटियां हो गई, है ना। कौन कौन सा, कालसुबाई, त्र्यंबकेश्वर और महाबलेश्वर। कर्नाटक में क्या क्या हो गया आपका, कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी। ठीक है, पश्चिमी पर्वत दक्षिण में आते आते, ध्यान देना, पश्चिमी पर्वत दक्षिण में आते आते पूर्वी पर्वत के साथ मिलकर एक गांठ या ग्रंथि का निर्माण करता है। यहाँ पे दिख रहा है, एक पर्वतीय गांठ या ग्रंथि का निर्माण करता है, जिसे हम लोग नीलगिरी पर्वत के नाम से जानते हैं, है ना। इस गांठ को क्या कहेंगे, पश्चिमी पर्वत दक्षिण में आते आते पूर्वी पर्वत से मिलकर एक पर्वतीय गांठ या ग्रंथि का निर्माण करता है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नीलगिरी पर्वत कहते हैं। और नीलगिरी पर्वत का विस्तार भारत के 3 राज्यों में है ना। नीलगिरी पर्वत का विस्तार भारत के 3 राज्यों में है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, है ना। नीलगिरी पर्वत का विस्तार भारत के 3 राज्यों में है,
तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। दोदा बेटा, ठीक है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। दोदा बेटा पश्चिमी पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही साथ क्या, दोदा बेटा पश्चिमी पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर देखा जाए तो दोदा बेटा दूसरी ऊंची चोटी है। लेकिन सिर्फ नीलगिरी की बात किया जाए, गांठ की बात किया जाए, तो नीलगिरी गांठ की सबसे ऊंची चोटी यदि पूछे तो क्या हो जाएगा, दोदा बेटा, ठीक है ना। पश्चिमी पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछे तो दोदा बेटा, ठीक है। नीलगिरी पर्वत पर प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ऊटी, नीलगिरी पर्वत पर प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ऊटी स्थित है। ऊटी या उटक मंडल स्थानीय भाषा में, उटक मंडल। साइलेंट वैली या शांत घाटी, साइलेंट वैली या शांत घाटी नीलगिरी पर्वत पर है। नीलगिरी पर्वत पर सदाबहार वनों का विस्तार है। सदाबहार वन किसे कहते हैं, ऐसे वृक्ष जो अपने पत्ते ना झड़ाएं, है ना, 12 महीने हरे भरे हों, उसको क्या कहते हैं, सदाबहार वन कहते हैं। नीलगिरी पर्वत पर चंदन के वन हैं। है ना, इसलिए यहाँ पे चंदन तस्कर रहता था। कौन बताओ, वीरप्पन, है ना। 2004 में 3 राज्यों ने संयुक्त अभियान चलाया वीरप्पन को पकड़ने के लिए, तब पकड़ाया है, बहुत सालों तक था वो, है ना। नीलगिरी पर्वत पर एक जनजाति निवास करती है, उस जनजाति का नाम है टोडा। टोडा, टोडा जनजाति, है ना। टोडा जनजाति नीलगिरी पर्वत पर रह के भैंस पालन करती है। क्या करती है, भैंस पालन करती है। अब भैंस पालन करती है तो भैंसों को बांधने के लिए गौठान होता है, जानते हो ना, जहाँ बांधा जाता है ना। तो यहाँ पे स्त्रियों का जाना वर्जित है, स्त्रियों का जाना वर्जित। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ऐसी कौन सी जनजाति है जिसके गौठान में स्त्रियों का जाना वर्जित हो, है ना, तो टोडा जनजाति। टोडा जनजाति में गौठान में स्त्रियों का जाना वर्जित है। ऐसी कौन सी जनजाति है जिसमें बहुपति विवाह प्रचलित है, मतलब एक लड़की के कई पति, है ना, बहुपति विवाह, टोडा जनजाति। टोडा जनजाति में बहुपति विवाह प्रचलित है। ठीक है, ये हुआ नीलगिरी। नीलगिरी के नीचे दक्षिण में हमको एक गैप दिखाई देता है। देखो यहाँ गैप दिख रहा है, मैंने इसको यहीं तक बनाया, यहाँ गैप दिख रहा है, देखो ये गैप है। इस गैप को पालघाट दर्रा कहते हैं। नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में एक गैप है जिसे पालघाट दर्रे के नाम से जाना जाता है।
इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा? केरल की राजधानी क्या हो गया? तिरुवनंतपुरम, है ना। तिरुवनंतपुरम से यदि तमिलनाडु का एक पुराना शहर ले लें मदुरै, तिरुवनंतपुरम से यदि मदुरै जाना हो तो आप किस दर्रे का उपयोग करेंगे? और 4 दर्रों का नाम दे दिया जाएगा, समझ गए ना। तो आंसर क्या लगेगा? पालघाट दर्रा। मतलब केरल के किसी शहर का नाम दे और तमिलनाडु के किसी शहर का नाम दे और पूछ दे कि इनमें से किस दर्रे का उपयोग करोगे, तो हमेशा उसका आंसर क्या होगा? पालघाट दर्रा होगा, ठीक है। तो केरल से तमिलनाडु जाने के लिए प्रमुख मार्ग जो है वो कौन सा है? पालघाट दर्रा है। पालघाट दर्रे के दक्षिण में, फिर नीचे आ गए, है ना। पालघाट दर्रे के दक्षिण में पुनः हमें एक गांठ या ग्रंथि दिखाई देती है। छोटा सा दिख रहा है, देखो ऐसा। ये, ठीक है। पालघाट दर्रे के दक्षिण में पुनः हमको एक गांठ या ग्रंथि दिखाई देती है जिसे हम लोग अन्नामुदी गांठ कहते हैं। अन्नामुदी गांठ, है ना। पूरे पश्चिमी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी खुद अन्नामुदी है। अन्नामुदी यहाँ पे बनाओगे। पूरे पश्चिमी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी है। अब समझ में आया ना 2 बेटा सेकंड क्यों है ना। क्योंकि सबसे ऊंची चोटी पूछेगा पश्चिमी पर्वत का, कौन सा हो गया? अन्नामुदी हो गया। दूसरा पूछेगा तो कौन सा हो गया? 2 बेटा हो गया। यदि आपको स्पेशली नीलगिरी का पूछे तो आंसर 2 बेटा होगा, ठीक है। अन्नामुदी घाट के उत्तर में देखो, अन्नामुदी घाट के उत्तर में जो पर्वत दिखाई दे रहे हैं इसको अन्नामलय के नाम से जानते हैं। ठीक है। अन्नामुदी घाट के दक्षिण में जो पर्वत दिखाई दे रहे हैं इसको कार्डमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी के नाम से जानते हैं। कार्डमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी कहाँ है? अन्नामुदी घाट के दक्षिण में। अन्नामुदी घाट के पूर्व में जो पर्वत है इसको पालनी पहाड़ी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पालनी पहाड़ी। 2016 पीएससी का क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाई कनाल, कोडाई कनाल किस पर्वत पर स्थित है? आंसर था पालनी पर्वत, ठीक है। तो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाई कनाल किस पर्वत पर स्थित है? पालनी पर्वत पर स्थित है। ठीक है। अब जितना भी हम लोग पढ़े उसमें से त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम है? गोदावरी नदी का उद्गम है ना। महाबलेश्वर कृष्णा, ब्रह्मगिरी कावेरी का, ठीक है। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, है ना। त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी, महाबलेश्वर से कृष्णा और ब्रह्मगिरी से कावेरी, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि पश्चिम से निकलकर ये सभी नदियाँ, है ना, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, अर्थात पूर्व की ओर बहती हैं, है ना। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिण का ढलान, ये दक्षिण भूभाग का ढलान किस ओर है? पूर्व की ओर है। इसलिए ये नदियाँ कहाँ बह रही हैं? पूर्व की ओर बह रही है, बंगाल की खाड़ी में। अधिकांश नदियाँ, प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं, 2 को छोड़कर,
है ना। क्यों? नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी में बहता है, ठीक है। जबकि प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर को यदि हम देखें तो उत्तर का ढलान उत्तर की ओर है, इसलिए बेतवा, सिंध, काली सिंध, सोन, है ना, ये सभी नदी किधर बहते हैं? उत्तर की ओर बहते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब हम मुख्य भूभाग के ढलान की बात कर रहे हैं, ठीक है। अधिकांश ढलान किस ओर है? पूर्व की ओर है ना, इसलिए सभी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर सिर्फ 2 नदियाँ ऐसी है जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। कहाँ से निकल के? पूर्व से निकल के, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग भ्रंश घाटी या भ्रंश कगार। नर्मदा और ताप्ती जिसमें बहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? भ्रंश घाटी या भ्रंश कगार। कैसा है ये? जैसे ये भूभाग है ना, ये प्रायद्वीपीय पठार है, तो इधर 2-2 ईंटें लगा देते हैं, इस स्टूल में और उस वाले में। इसका ढलान किधर हो गया? उस ओर हो गया, उधर बंगाल की खाड़ी है, समझिए, ठीक है। अब ये भ्रंश घाटी है, धंसा हुआ हिस्सा जहाँ ये टेबल रखा हुआ है। अब इस टेबल में हम लोग क्या किए? उधर 2 ईंट लगा दिए, तो इस टेबल का ढलान किधर हो गया? इस ओर हो गया, है ना। तो ऐसी 2 भ्रंश हैं और दोनों भ्रंश का ढलान जो है वो किस ओर है? अरब सागर की ओर है ना। इसलिए नर्मदा और ताप्ती वो भ्रंश में बहती है ना। तो नर्मदा और ताप्ती नदी 2 ऐसी नदियां हैं जो एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। बाकी सभी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा मतलब नदी ऐसे बहते गया, जैसे ही समुद्र तल को प्राप्त करेगा तो इनकी शाखाएं क्या हो जाती हैं? ऐसे टूट जाती हैं। जबकि नर्मदा और ताप्ती नदी सीधे एक बार में अपना जल गिराती हैं। कहाँ? खंभात की खाड़ी में। ताप्ती और नर्मदा नदी एस्चुअरी का निर्माण करती है, एस्चुअरी का निर्माण करती है। मतलब एक जलधारा में भंवर जैसा सिचुएशन क्रिएट होता है। कहाँ पे? खंभात की खाड़ी में। पूरा इतना बड़ा नदी एक साथ जल को गिराएगा सागर में, तो सागर के पानी को पीछे ढकेलने का प्रयास करता है। कौन? नर्मदा और ताप्ती नदी। लेकिन सागर है वो ऊपर चढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे एक भंवर जैसा स्थिति क्रिएट होता है, उसको हम लोग एस्चुअरी बोलते हैं, ठीक है। तो भारत की सिर्फ 2 नदियाँ ऐसी हैं जो एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, बाकी सभी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, है ना। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई क्षेत्र सुंदरवन डेल्टा, है ना, किन नदियों के द्वारा निर्मित है? गंगा और ब्रह्मपुत्र, है ना। गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा सुंदरवन डेल्टा बना हुआ है, ठीक है। अब बताओ कहाँ से स्टार्ट किए थे हम लोग? ताप्ती नदी के मुहाने से, है ना। ताप्ती पश्चिमी पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेके कहाँ तक फैला हुआ है? कैप कैमोरिन या कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है ना। पश्चिमी पर्वत के उत्तर की सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई है, उत्तर की, है ना। या महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई है। कालसुबाई के नीचे त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर के नीचे महाबलेश्वर, त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी का उद्गम स्थल, महाबलेश्वर से कृष्णा का उद्गम स्थल। ये हो गए महाराष्ट्र की ऊंची चोटी, ठीक है। महाराष्ट्र के नीचे आते हैं, कौन सा स्टेट पड़ेगा? कर्नाटक, है ना। कर्नाटका की ऊंची चोटी कालसुबाई, कुद्रेमुख, है ना। कुद्रेमुख अर्थात घोड़े के मुख के समान, है ना, कुद्रेमुख। दूसरी ऊंची चोटी ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी से उद्गम कावेरी का, ठीक है। उसके बाद दक्षिण में आते आते हम देखते हैं कि पश्चिमी पर्वत पूर्वी पर्वत के साथ मिलकर एक गांठ या ग्रंथि का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं? नीलगिरी गांठ, या है ना, नीलगिरी गांठ कहते हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, जबकि दोदा बेटा पश्चिमी पर्वत की दूसरी ऊंची चोटी है ना। इसमें एक जनजाति निवास करती है जिसको हम लोग टोडा नाम से जानते हैं, है ना। ये वहाँ पे रह के भैंसों का पालन करती है। इनका एक गोठान है, गोठान में स्त्रियों का जाना वर्जित है, बहुपति विवाह प्रचलित है ना। नीलगिरी पर्वत पे सदाबहार वन का विकास है ना। शांत घाटी या साइलेंट वैली नीलगिरी पर्वत पर है ना। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ऊटी या उटक मंडल, है ना, कहाँ स्थित है? नीलगिरी पर स्थित है ना। सदाबहार वनों का जहाँ विकास होता है वहाँ लकड़ियाँ बड़े बड़े होते हैं, मतलब पत्ते खूब ऊपर में जाके आएंगे और पत्ते आएंगे एकदम चौड़े चौड़े, है ना। शांत घाटी का निर्माण कैसे होता है वो बता रहा हूँ। वृक्षों के जो ताने हैं वो बहुत ऊपर तक जाएगा, ऊपर जाने के बाद पत्ते कैसे हो जाएंगे उसके? चौड़े चौड़े,
है ना। अब पत्ते चौड़े चौड़े हैं तो सूर्य का प्रकाश नीचे तक पहुँचेगा क्या? नहीं पहुँचेगा। आप अंदर जाओगे एकदम शांत और अंधेरा, है ना। कहाँ? साइलेंट वैली में, है ना। और ये जैव विविधता वाला क्षेत्र है। जैव विविधता मतलब विविध विविध प्रकार के जीव जंतु देखने को मिलेंगे आपको। कहाँ पे? साइलेंट वैली में, है ना। और नीचे पूरा अंधेरा रहेगा। अब जो छोटे वृक्ष हैं उनको प्रतिस्पर्धा करना पड़ता है। किसके लिए? सूर्य के प्रकाश के लिए। क्यों? पौधों को जीने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए। अब बड़े पौधे ऊपर तक गए और पत्ते अपने चौड़े चौड़े, है ना। अब वहीं से सूर्य पानी ले रहे हैं और ऊपर जाने के बाद ठंडा होने के बाद वही पानी वापस गिर रहा है। तो 12 महीने यहाँ लगभग पानी गिरते रहता है। 12 महीना पानी गिर रहा है तो सदाबहार वन तो होगा ही, है ना। अब छोटे वृक्ष क्या करते हैं जीने के लिए? जो नार वाले होते हैं, देखियो ना, वो उस पेड़ को पकड़ के धीरे धीरे चढ़ते 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 कहाँ पहुँच जाते हैं? पूरे ऊपर तक पहुँच जाते हैं। ऊपर तक पहुँचते पहुँचते वो पेड़ को इतना ज़्यादा कष्ट डालते हैं, बड़े वृक्षों को, कि वो नीचे से पानी नहीं ले पाता। एक समय के बाद जो बड़े पेड़ हैं वो मर जाते हैं, है ना। किनकी वजह से? जो नार वाले वृक्ष हैं, है ना। सिर्फ किस लिए होता है ये? सूर्य की रोशनी पाने के लिए, ठीक है। नीलगिरी घाट के नीचे, है ना, एक दर्रा हमको दिखाई देता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पालघाट दर्रा कहते हैं। केरल से तमिलनाडु जाने के लिए जो भी मार्ग है वो पालघाट दर्रे से ही होकर जाएगा। किसी भी शहर का नाम दिया जा सकता है, ठीक है। पालघाट दर्रे के नीचे पुनः हमको एक गांठ या ग्रंथि दिखाई देती है जिसको हम लोग अन्नामुदी घाट कहते हैं। और अन्नामुदी घाट ही पश्चिमी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है ना। अन्नामुदी घाट के उत्तर में एक पर्वत दिखाई देता है जिसको अन्नामलई कहते हैं। दक्षिण में एक पर्वत दिखाई देता है जिसे कार्डमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अन्नामुदी घाट के पूर्व में एक पर्वत दिखाई देता है जिसको पालनी पहाड़ी कहते हैं, है ना। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाई कनाल किस में स्थित है? पालनी पहाड़ी पर स्थित है, ठीक। महाराष्ट्र में यहाँ पे एक दर्रा है, नाम लिखना है इसका, भोर घाट दर्रा। भोर घाट दर्रा, ठीक है। अब भोर घाट दर्रे के नीचे महाराष्ट्र में यहाँ पे एक और दर्रा है, इसको बोलते हैं थाल घाट। थाल घाट दर्रा, है ना। भोर घाट दर्रा और थाल घाट दर्रा। भोर घाट दर्रा जो है, ये देखो यहाँ मुंबई है, ठीक है, ये पुणे है। अब क्वेश्चन पूछा गया, मुंबई से यदि पुणे जाना हो, मुंबई से यदि पुणे जाना हो तो आप किस दर्रे का उपयोग करेंगे? भोर घाट दर्रे का, है ना। मुंबई से यदि नागपुर जाना हो तो कौन से दर्रे का उपयोग करेंगे? भोर घाट दर्रा। मुंबई से यदि मदुरई जाना हो तो किस दर्रे का उपयोग करेंगे? भाई दूरी पड़ेगा ना, दूर पड़ेगा, उतर जाएंगे, फिर ज़रा शॉर्टकट लोगे ना। हाँ, फिलहाल वर्तमान में मुंबई से बोल रहा हूँ मैं, मुंबई से जाने के लिए कौन सा है ये? थाल घाट दर्रा। अर्थात बोलने का मतलब ये है कि मुंबई से यदि दक्षिण का कोई शहर चुनता है ना, तो हम लोग थाल घाट दर्रे का उपयोग करेंगे। मुंबई से सीधा सीधा से लेके उत्तर तक, जैसे दिल्ली भी बोल दिया, तो हम लोग कौन से दर्रे का उपयोग करेंगे? भोर घाट दर्रे का उपयोग करेंगे, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं।
भारत के पूर्वी पर्वत, ठीक है। पश्चिम देख लिए, अब देख रहे हैं भारत के पूर्वी पर्वत, ठीक है। भारत के पूर्वी पर्वत पश्चिमी पर्वत की तरह निरंतर दिखाई नहीं देते, है ना। हमको पश्चिमी पर्वत कैसे दिखाई दे रहा था, निरंतर, लेकिन पूर्वी पर्वत कैसे दिखाई दे रहा है, कटा छटा, टुकड़े टुकड़े में, है ना। वास्तव में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदियों ने, है ना, मतलब पूर्वी पर्वत भी निरंतर था, लेकिन हुआ क्या है इनके साथ, पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदियों ने पूर्वी पर्वत को बुरी तरह काट छाँट दिया है ना। भाई नदी पहाड़ को चढ़ के तो उधर जाएगा नहीं, है ना, जाहिर सी बात है, वो अपना रास्ता बना लेगा, है ना। तो पर्वतों को काटकर बुरी तरह काट छाँट दिया है, और इन सभी पर्वतों के स्थानीय भाषा में अपने अलग नाम हैं, ठीक है। यहाँ की स्थानीय भाषा में इन सभी पर्वतों के अलग नाम हैं। जैसे ये आपका तमिलनाडु के पर्वत, ओ ये क्या हो गया, क्या हुआ है, जवादी, सेवाराय, पंचमलय, सिरुमलय, ठीक है। तमिलनाडु के पर्वत जवादी, सेवाराय, पंचमलय, सिरुमलय, ठीक है। ठीक है। आंध्र प्रदेश के नल्लामलय, पालकोंडा, वेलिकोंडा, ठीक है। तेलंगाना का शेषाचलम, राजमहल की पहाड़ी, नहीं, उड़ीसा, कौन सा नीचे वाला, चारों तेलंगाना, वो तीन नल्लामलय, पालकोंडा, वेलिकोंडा आंध्र प्रदेश, है ना। शेषाचलम ये तमिलनाडु, सॉरी ये नीचे का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है। उड़ीसा, असम, राजमहल उड़ीसा, झारखंड में भी विस्तार है इसका थोड़ा सा।
हम्म। अरे वही मैं सोच रहा था, ठीक ठीक ठीक, वही मैं सोच रहा था, वहाँ लिखने के समय कुछ तो मिस्टेक हो गया है, ये हटा दो। ये लिखो गारो खासी जयंतिया। गारो खासी जयंतिया, इधर आएगा गीर मांडव बारदा। यस सर, गारो खासी जयंतिया वास्तव में जनजातियों के नाम पर रखा गया है ना। गारो खासी और जयंतिया जनजातियों के नाम पर रखा गया है। वर्तमान में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है ना, कौन सा है? खासी पर्वत है। मौसी नाम पहले था, अब चेंज हो गया है ना। खासी पर्वत है, खासी पर्वत पर सर्वाधिक वर्षा विश्व में। चेंज क्यों हुआ? भारत जो है ना, भारत का जो मुख्य भूभाग है उत्तर पूर्व की ओर खिसक रहा है ना। भारत का जो मुख्य भूभाग है वो पूरा किधर खिसक रहा है? उत्तर पूर्व की ओर खिसक रहा है, ठीक है। और जब मैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरम पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि कैसे उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। देखो, ये हो गया आपका सबसे नीचे तमिल का, ये तीनों हो गया आंध्रा का, ये अकेले हो गया तेलंगाना का, असम मेघालय, ये है गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र। इसको बोलते हैं सौराष्ट्र का क्षेत्र। और इसको बोलते हैं कच्छ का क्षेत्र। ठीक है, ऊपर वाले को कच्छ का क्षेत्र बोलते हैं, नीचे वाले को सौराष्ट्र का क्षेत्र कहते हैं, है ना। अर्थात गीर मांडव और बारदा है ना किस क्षेत्र में आते हैं? गुजरात के सौराष्ट्र के क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, पूरे एशिया में, पूरे एशिया महाद्वीप में शेर, एशियाई शेर या लॉयन है ना, लॉयन केवल गीर में पाया जाता है, गुजरात के गीर क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, ये बात इस चीज़ की पुष्टि करती है, हाँ, यह बात इस चीज़ की पुष्टि करती है कि भारत का जो मुख्य भूभाग है पहले अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था, है ना। क्योंकि लॉयन बाल वाले जो शेर होते हैं, लॉयन है ना, अफ्रीका महाद्वीप की विशेषता है, अफ्रीका की विशेषता है ना। अफ्रीका में सवाना घास का मैदान है, कटीले झाड़ियाँ होती हैं, वहाँ पे लॉयन पाए जाते हैं। तो जब ये जुड़ा हुआ था, है ना, भारत का मुख्य भूभाग जब अफ्रीका से जुड़ा हुआ था तो कुछ शेर जो गिर क्षेत्र में घूम रहे थे, है ना, अचानक मुख्य भूभाग है ना प्लेट टेक्टोनिक थ्योरम से टूट के अलग हुआ तो जो लॉयन गिर वाले क्षेत्र में घूम रहे थे, है ना, वो वहीं फंसे रह गए, है ना। इसलिए पूरे एशिया में लॉयन जो है वो कहाँ पे मिलता है? गिर में मिलता है। ठीक, देखो एग्ज़ाम की दृष्टि से यदि आप पीएससी फाइट करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। ठीक है, एक तो पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, एक पूर्वी भारत की पहाड़ियाँ, ठीक है, और पश्चिमी पर्वत। बाकी सारे क्वेश्चन लगभग पूछे जा चुके हैं, ज़्यादातर अब सवाल इन्हीं से बनता है ना। कैसे बनेगा क्वेश्चन? 4 पर्वतों के नाम, है ना, और 4 राज्य के नाम सुम्मिलित कीजिए, है ना। किस में मिलता है ये क्वेश्चन हमको? सुम्मिलित कीजिए में। ठीक है, इसलिए आपको राज्य के साथ इसका नाम रखना, याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, इसको याद करने के लिए आप लोग, ये स्थानीय भाषा में रखा गया है, उनके नाम देख रहे हो, ये सभी कैसे हैं?
उनकी स्थानीय भाषा में नाम रखा गया है, इसलिए इसको याद करना थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन जब इसको उन्हीं की भाषा में आप याद करोगे, है ना, तो ये एक बार में याद होगा। उनकी भाषा कैसे रहती है, उन लोग सारी चीज़ को एक साथ बोलते हैं, है ना। जैसे आप मलयालम बोल लो, है ना, या कर्नाटक की भाषा हो गई, तमिलनाडु में उसको बोलेंगे तो लोग जवादी सेवराय पंचमलाई नल्लामलाई पालकोंडा वेलिकोंडा शेषाचलम जी, समझ रहे हो कितना टाइम लगता है याद करने में। उनकी भाषा में इसको 2 बार बोलना, घर में खुद के ऊपर हंस लेना 1 बार और ठीक है, हमेशा याद रहेगा। ही तरीका बता रहा हूँ याद करने का, ऐसे ही रटते रहोगे तो वो रटते रह जाओगे। उनकी भाषा 1 बार पकड़ना और 2 बार बोलना, वो हमेशा याद रहेगा। उसके बाद उसको अलग कर लेना राज्य के हिसाब से, ठीक है। अब आप एग्ज़ाम में बनाओगे तो मन में बोलोगे ना कि चिल्ला के बोलोगे समझ आया, ठीक। अच्छा, अपने पास मैप था ना, ये कहाँ गया? वो पूरा गायब हो गया। चलो देखो, यहाँ पे अरावली बनाए थे अपन, याद आया? राजस्थान के पास देखो मैप में, ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार बनाए थे, याद आया? ये ऐसा बना था, देखो ये शिलोंग पठार, जहाँ पे गारो खासी जयंतिया था, ठीक है। यहाँ पूरा पश्चिमी पर्वत बनाए थे, यहाँ पूर्वी पर्वत बनाए थे, है ना। ये राजस्थान है, राजस्थान में अरावली की पहाड़ी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अरे क्या हो रहा है, बैग नहीं होता क्या? ये भी तो नहीं हो रहा है। कहाँ पे? इधर? ठीक, अरावली, ठीक है। राजस्थान में पालमपुर से प्रारंभ होता है, और दिल्ली तक जाता है। इसकी जो कुल लंबाई है 800 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। राजस्थान में इसको स्थानीय भाषा में जरगा पहाड़ी कहते हैं, जरगा पहाड़ी। वास्तव में अरावली एक वलित पर्वत है ना। वास्तव में अरावली एक वलित पर्वत है और सबसे प्राचीन है ना, सबसे प्राचीन और अपर्दित पर्वत भी बोल सकते हैं, है ना, जिसका अब लगभग पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, अब क्या हो गया, टूट फूट के ये छोटा हो गया है, ठीक है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत यदि पूछे, अरावली, अपर्दित पर्वत अरावली, ठीक है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है ना। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो माउंट आबू के पास स्थित है, मतलब इसी के समीप में क्या है, माउंट आबू। माउंट आबू क्यों प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर है ना, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे है? माउंट आबू में है।
ठीक है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। अब हमको देखना है हिमालय, है ना, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। गुरु शिखर का है 1200 कुछ मीटर है, देखना पड़ेगा, क्लियर नहीं हूँ मैं अभी, है ना, याद नहीं है मेरे, कन्फ्यूज़न है, देखेंगे ना उसको, बताऊंगा मैं देख के, जब सभी पर्वत की ऊंचाई देखेंगे ना एक साथ तब देखेंगे। हिमालय रह गया, है ना, हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल और पूर्वोत्तर के जो हिमालय के टुकड़े बनेंगे छोटे छोटे पूर्वोत्तर भारत में, है ना, ये। तो अभी इतना आप लोग याद करके आओगे कल, ठीक है, मैप बना के याद करोगे तो याद होगा, ठीक, सारी चीज़ मैप से ही होगा। एक वो ले लेना, मैप बनाने वाला आता है ना, कार्टून का बना हुआ, है ना, और उसमें स्केचिंग करना और सीधे नाम लिखते जाना, मन में सारा चीज़ चलते रहेगा, है ना, जैसे ड्रा कर रहे हैं तो मन में चलते रहेगा। ताप्ती नदी के मुहाने से प्रारंभ होकर सुदूर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, समझ रहे हो ना, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मन में चलते रहेगा, ऐसा ड्रॉ होते रहेगा, है ना। फिर उत्तर की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई, है ना, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई, कालसूबाई के नीचे में फिर त्र्यंबकेश्वर, फिर नीचे में ड्रॉ करोगे, सब नाम लिख लिख के 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे, है ना, सारी चीज़ याद हो जाएंगी, ठीक है। संडे टेस्ट है क्या? ठीक है, टेस्ट में क्या क्या आएगा बता दे रहा हूँ मैं। पठार, मतलब संडे तक अपन जो कवर करेंगे, भारत के पूरे पठार, भारत की पर्वतमाला, ठीक है, भारत के द्वीप समूह, ठीक, भारत के द्वीप समूह, और क्या ले सकते हैं साथ में। आज कौन सा वार है? मंगलवार है, मतलब बहुत टाइम है। पहाड़ भी ख़त्म हो जाएगा, पर्वत भी हो जाएगा, द्वीप भी हो जाएगा, और सोमवार से शुक्रवार तक ना, तो मंगल बुध गुरु शुक्र 3 दिन है, 2 टॉपिक तो ख़त्म हो गई, ठीक है। एक टॉपिक और देखेंगे सरल टाइप से।